हेलो फ्रेंड्स, आज एक नया चैप्टर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन, है ना। आज ये भी खत्म कर लेंगे तो हमारी इकोनॉमिक्स फुल्ली फिनिश हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। ग्लोबलाइजेशन, पहले ग्लोबलाइजेशन का मतलब जान लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है और क्यों हो रहा है, ज़रूरत क्या है ग्लोबलाइजेशन की, है ना। कि देखो, ग्लोबलाइजेशन क्या नाम से ही पता चल रहा है। ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्लोब, मतलब पूरे ग्लोबल, ग्लोबल मतलब वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है या बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस की बात क्यों कर रहे हैं हम, या ये इसकी इनकम की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ग्लोबलाइजेशन है। क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में तो हमें टोटल इनकम या कितना फ़ायदा हो रहा है या कितना नुकसान हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं ना। दैट मीन्स हम लोग ग्लोबलाइजेशन में बोलेंगे कि आपका किसी भी देश में या कहीं भी, अगर हम इस कंट्री का कैलकुलेट कर रहे हैं तो देश की बात करेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप जैसा कैलकुलेट करना चाहो वैसे बात कर देते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब कोई भी एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ अपना बिजनेस करती है। मतलब ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत सारी कंट्रीज को आपस में जोड़ता है। ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस विच कनेक्ट मैनी कंट्रीज, किसके लिए, बिजनेस के लिए ना, या प्रॉफिट के लिए, ठीक है। या उससे क्या क्या फायदा होता है भैया। अब जरूरत क्या है इसकी, जरूरत ये है क्योंकि अगर आपका ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, या ग्लोबलाइजेशन के फायदे क्या क्या हैं आप खुद सोचो। अगर किसी देश में इनकम नहीं हो रही है, ठीक है, या उसकी नेशनल इनकम बहुत कम है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो ग्लोबलाइजेशन होगा, एक देश वाला दूसरे देश में जाके अपनी कंपनी सेटअप करेगा, है ना। तो उस देश का क्या होगा, उसमें तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो इसमें देखो उस देश का तो फायदा है, बट इस देश के बारे में क्या है, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे इसमें, है ना। तो पहला टॉपिक है हमारा एमएनसी। अब ये एमएनसी क्या है ना। एमएनसी की फुल फॉर्म मल्टीनेशनल कंपनी। क्या नाम से पता चल रहा है, मल्टी नेशनल, मतलब मल्टी मतलब क्या होता है, बहुत सारे देश, बहुत सारा। नेशनल मतलब देशों में बात कर रहे हैं कि जब आपका कोई भी एक ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस एक से ज्यादा देशों में हो, उसे हम क्या कहते हैं, आपका एमएनसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप सैमसंग का ले लो, है ना। सैमसंग का जैसे कंपनी है आपकी, क्या है, सैमसंग की कंपनी आपकी कोरियन कंपनी है, बट ऑल ओवर इंडिया में ही देख लो, इंडिया में चल रही है, तो इंडिया के लिए वो कोरियन कंपनी जो हो गई वो एमएनसी हो गई। अब टाटा ले लो, टाटा की गाड़ियां यहाँ भी चल रही हैं, फॉरेन में भी चल रही हैं, तो टाटा आपके लिए क्या हो गई, एक एमएनसी हो गई, है ना। बीएमडब्ल्यू ले लो, क्या इंडिया की कंपनी है बीएमडब्ल्यू, नहीं ना, बाहर की है, बट इंडिया में भी चल रही है ना, तो ये आपके एमएनसीज हो गई। तो एमएनसीज आपको पता चल गया क्या होता है, हाँ। अब देखो बात करते हैं स्टार्टिंग कैसे होता है इन सब का। ऐसे थोड़ी होगा कोई भी देश आके या कोई भी बंदा आके दूसरे देश में अपनी कंपनी को सेट कर लेगा, कुछ तो रूल्स होंगे ना, या कुछ तो किया होगा। वही लिखा है टाई अप्स विद स्मॉल कंपनीज, मतलब जो आपकी छोटी छोटी कंपनीज है ना उस देश में, उनके साथ टाई अप करना शुरू करता है, उनके साथ। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं इसको, देखो एक मान लो आपको इंडिया में एक जूते की फैक्ट्री खोलनी है, बहुत बड़ी, शूज की, है ना। तो अब आप क्या करोगे, आप बाहर के बंदे हो, है ना, आप बाहर से आए हो, तो आप सबसे पहले ये करोगे ना कि जो छोटे छोटे बंदे हैं जिनका जूतों का काम है छोटा छोटा, उनके साथ कांटेक्ट बढ़ाया जाए, उनके साथ टाई अप किया जाए, उनसे जैसे हम उनके सामने एक डील रख दें, जैसे मान लो कि आप हमें अपने कॉन्ट्रैक्टर्स या जिन जो आपके कस्टमर्स हैं वो प्रोवाइड करो, या 50% पार्टनरशिप कर लो, और हम आपको हैवी मशीन्स प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से आप अपना बिजनेस और इंक्रीज कर सकते हो। दोनों पार्टीज का फायदा है, तो कोई भी आपका स्मॉल प्रोड्यूसर मना नहीं करता, है ना। देखो डील्स विच कनेक्ट, सॉरी, टाई अप्स विद स्मॉल कंपनीज, तो आपको पता चल गया होगा कि स्मॉल कंपनीज के साथ हम कैसे टाई अप कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। सेकंड वर्ड आता है ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या है, ट्रेड का मतलब है एक ऐसी चीज, आप ट्रेड का मतलब डील समझ लीजिए, डील, कि कोई भी जब मोर देन वन कंट्रीज के साथ जब डील होती है ना, अब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ डील करेगी ना, करेगी या नहीं करेगी, या एक कस्टमर या एक आपका स्मॉल कंपनी वाला दूसरे के साथ कोई डील कर रहा है, तो उसे हम ट्रेड कहते हैं, ठीक है। तो ट्रेड का मतलब समझ आ गया होगा कि डील्स विच कनेक्ट कंट्रीज, ठीक है। अब जब हम एमएनसी के बारे में पढ़ चुके हैं तो एमएनसी का कुछ एडवांटेज भी होंगे, कुछ डिसएडवांटेज होंगे। भैया इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, एडवांटेज तो समझ में आता है कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि अगर दूसरे देश की कंपनी हमारे में आ रही है तो लेबर थोड़ी लेके आएगी बाहर से, लेबर तो हमारे देश की होगी, और जो आपके छोटी छोटी पोस्ट के लिए, बड़ी पोस्ट के लिए जो बंदे हायर करेगी वो अपने देश तो थोड़ी लाएगी, वो तो हमारे देश से होंगे, तो इससे हमारे देश का तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ,
ये तो फायदा तो समझ में आ गया, इसका नुकसान क्या हो सकता है यार, है ना, समझ नहीं आ रहा ना। देखो क्या होता है डिसएडवांटेज। अब आप सोचो, ठीक है, आपके मतलब कॉलोनी में जहां आप रहते हो वहां एक बड़ी कंपनी आई है, मतलब बड़ी कंपनी मतलब एक बहुत बड़ी दुकान लगी है, ठीक है, तो वहां पे माल आपको सस्ता ही मिल रहा है क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में, तो क्या आप छोटी छोटी दुकानों से सामान लेना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं यार, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं ना हमें सामान सस्ता मिले। दैट्स वाई कि डिसएडवांटेज इसका यही है, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, जो छोटी छोटी कंपनी वाले हैं, उनका नुकसान हो जाता है, क्योंकि अब जब बाहर से बंदा आ रहा है, वो हैवी क्वांटिटी में चीजें बना रहा है मशीन से, है ना, तो बेचेगा भी तो सस्ता ना, ताकि उसका माल ज्यादा बिके। बट स्मॉल प्रोड्यूसर तो इसमें बर्बाद हो गया, तो वही इसका डिसएडवांटेज है, लॉस ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स। एडवांटेज क्या है? डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं, मतलब ट्रेड बैरियर है अगला टॉपिक। ट्रेड बैरियर क्या होता है यार? देखो, ट्रेड का मतलब हमने बताया बाहर के देशों से डील करना, ठीक है। अब इंडिया में क्या हुआ था, जब इंडिया आजाद हुआ था तो इंडिया के जो मिनिस्टर्स थे उनने एक ट्रेड बैरियर लगा दिया। बैरियर का मतलब रुकावट। उनने एक ट्रेड बैरियर लगाया कि भैया बाहर के देशों के साथ अभी हम कोई बिजनेस नहीं करना चाहते, कोई भी ना बाहर के देश वाला हमारे देश में आके बिजनेस कर सकता है। अब ऐसा क्यों हुआ भैया? देखो, जब अंग्रेज आए थे इंडिया में तो उन्होंने भी तो एक कंपनी शुरुआत करी थी। आपने सुना होगा कि फर्स्ट कंपनी सूरत में लगाई थी, है ना। तो वो कंपनी शुरुआत करी थी, उसी से धीरे 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 उन्होंने हमारे देश पे कब्जा कर लिया और हमारे देश को बुरी तरीके से आप लोग जानते ही हो क्या किया है ना। तो वही यही सोचा मिनिस्टर्स ने इंडिया के कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो अभी तो हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम उसको कवर अप कर पाए। तो एग्जैक्टली हुआ क्या कि उन्होंने ट्रेड बैरियर लगा दिया। लेकिन जब 1991 तक हमारे देश की कंडीशन थोड़ी सुधरने लग गई, वही लिखा है ना, इन इंडिया ट्रेड बैरियर टिल 1991, तो उसके बाद मिनिस्टर्स ने कुछ चीज़ों के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ वो ट्रेड बैरियर को हटा दिया। अब बोल दिया भैया अब आप आके हमारे देश में बिजनेस कर सकते हो, है ना। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है। अब ये तो पढ़ लिया ट्रेड बैरियर क्यों लगाया था, इसकी जरूरत क्या थी, है ना। अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या ऐसे ही हो जाएगा, उसके लिए कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। आप लोग खुद सोचो, क्या बिना टेक्नोलॉजी के आप ग्लोबलाइजेशन कर सकते हो? खुद सोचो, एक बंदे की कंपनी दूसरे देश में है, क्या वो रोज अप डाउन करके, डेली अप डाउन करके उसका हिसाब रख सकता है? नहीं ना। क्या एक दूसरे से माल ऐसे कि मान लो पहले वो बंदा आ रहा है कि भैया आप हमें माल बेचोगे या नहीं बेचोगे, देन आ रहा है पेमेंट लेने, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो बार बार बंदे को अप डाउन करना पड़ रहा है। क्या ऐसे ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाएगा? नहीं ना। तो इसीलिए ग्लोबलाइजेशन के लिए हमें सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी होगी तभी तो आप कर सकते हो। अब टेक्नोलॉजी में आपका इंटरनेट, मान लो अगर फ्लिपकार्ट नहीं होता तो क्या हम ऑनलाइन सामान मंगा पाते? बल्कि फ्लिपकार्ट तो आपकी एमएनसी है, इंडिया की कंपनी थोड़ी है, इंडिया वालों ने थोड़ी बनाई है। तो टेक्नोलॉजी आपके लिए क्या हो गई, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी चीज हो गई, जो कि ग्लोबलाइजेशन करने के लिए जरूरत है। आप खुद सोचो ना, टेक्नोलॉजी नहीं होती तो क्या आप फ्लिपकार्ट यूज कर पाते? आपका इंटरनेट ही नहीं होता। और ये इंटरनेट भी पता है, सारी चीजें ये सैटेलाइट से कनेक्ट होती हैं आपकी, उनके थ्रू ही हम अपनी टेक्नोलॉजी का यूज कर पाते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हो पाता है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक आप लोगों को टेक्नोलॉजी का टॉपिक। सेकेंड वन कि ग्लोबलाइजेशन और किस पे डिपेंड करता है, आपका लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, अब देखो ये लिबरलाइजेशन क्या होता है। लिबरलाइजेशन का मतलब है कि अगर आपका देश सारी चीजें खोल देता है दूसरे देशों के लिए कि अब आप आराम से आके हमारे देश में बिजनेस कर सकते हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज लिबरलाइजेशन। देखो रिपीट कर रहे हैं, अगर कोई भी बाहर देश वाला हमारे देश में आके बिजनेस करना चाहे तो हमारे देश वालों की परमिशन भी तो बहुत जरूरी है ना। हाँ, तो वो परमिशन अगर आपको मिल जाती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। वही लिखा है ओपन फॉर ऑल आफ्टर 1991 के बाद सबके लिए ओपन हो गया, तो इस प्रोसेस को हम लोग लिबरलाइजेशन कहते हैं। अब इसका एक और नुकसान हुआ, देखो, फॉरेन चीप इंडियन एक्सपेंसिव। अब ऐसा क्या हुआ, इसका मतलब ये तो है नहीं कि अंग्रेज हमें सस्ता बेच रहे हैं या फॉरेनर हमें सस्ता बेच रहे हैं बट हमारे देश वाले हमें लूट रहे हैं एक्सपेंसिव बेच के, ऐसा नहीं है। दो हुआ क्या था, आप जानते हो फॉरेनर है, ठीक है, हमारा देश तो पहले से गरीबी में था, तो बड़ी बड़ी मशीनें हमारा देश अफोर्ड नहीं कर पाता, तो हमें हाथ से काम करना पड़ता था। हाथ से करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग होगा, बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट होता था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था। बट बाहर के देश वाले तो आपके अफोर्ड कर ले रहे हैं, उस चीज़ को अफोर्ड कर ले रहे हैं अगर, तो वो माल क्वांटिटी में बनाएंगे, क्वांटिटी में बनाएंगे तो उनका माल बहुत ज़्यादा
सस्ता होगा, वही लिखा है फॉरेन चीप, फॉरेन का माल जो है बहुत सस्ता होता है बट इंडिया का एक्सपेंसिव होता है। अब इससे देखो नुकसान यहाँ पे क्या हुआ, अगर इंडिया का माल नहीं बिकेगा तो क्या इंडिया वाले ज़्यादा इनकम कर पाएंगे? हाँ मैं मानता हूँ एमएनसी से इनकम होती है हमारे देश को क्योंकि एमएनसी टैक्स पे करती हैं, है ना, बट ले क्या उतना फायदा हो पाएगा जितना एक इंडिया से हो सकता था, जितना इंडियन में नहीं ना। तो इस वजह से क्या हुआ, एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे खादी के कपड़े हैं, खादी है ना, खादी हमारे इंडियन प्रोडक्ट है तो उस पर हम कितना यूज करते हैं आप देखो खुद आज के ज़माने में, और कितना एक्सपेंसिव पड़ता है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी लिबरलाइजेशन में कि लिबरलाइजेशन की क्या इफेक्ट पड़ता है जब एमएनसीज हमारे देश में आती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं WTO। अब ये WTO क्या आ गया यार, है ना, WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो भैया सारे लोग बिजनेस करने में लगे हैं, एक देश दूसरे देश के साथ बिजनेस कर रहा है, ठीक है फाइन, बिजनेस कर रहा है, बट क्या होगा, मान लो इसने इसके साथ अगर फ्रॉड किया तो, दूसरे को चीट कर रहे हैं तो क्या होगा, तो इन सब के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक हेड है, दैट हेड इज नोन एज WTO। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपका इन सब का ध्यान रखता है कि हमारी ग्लोबलाइजेशन में कोई भी मतलब अनफेयर नहीं होना चाहिए, सबके लिए फेयर होना चाहिए, रूल सबके लिए बराबर होने चाहिए, कोई किसी को चीट नहीं कर सकता। अगर वो चीट करता है तो हम WTO को मतलब उसको हिसाब देना होगा या WTO उसके खिलाफ एक्शन लेता है। ठीक है, और वो एक्शन कुछ भी हो सकता है, मान लो WTO आपके कंट्री को बैन कर दे दूसरे के साथ बिजनेस करने के लिए, ग्लोबलाइजेशन करने के लिए, तो एक देश का तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा ना। तो ठीक है, तो वही है, तो उसके लिए WTO ने एक सोल्यूशन निकाला कि उसने कुछ रूल्स बना दिए बिजनेस के लिए, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रख दिए, उनके हिसाब से ही सबको काम करना है। फिर उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कंज्यूमर। भैया ये कंज्यूमर क्या होता है, कुछ सोचो ना। कंज्यूमर का मतलब है जैसे हम लोग, अगर हम लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम कंज्यूमर हैं, और जो प्रोडक्ट बना रहा है उसे कहते हैं हम प्रोड्यूसर। ठीक है, तो कंज्यूमर की बात कर लेते हैं, कंज्यूमर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ग्लोबलाइजेशन होने से। अब आप खुद समझो कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले सिर्फ हमारी कंपनी थी, अब यहाँ पे एमएनसीज भी आ रही है, क्या कंपटीशन बढ़ गया, है ना। मान लो आप किसी भी चीज की ले लो, आप जूते की ही ले लो, पहले हमारे यहाँ जूते की कंपनी थी, अब 3-4 एमएनसीज भी आ गए जूते की, तो अब क्या होगा, कंपटीशन बढ़ गया, तो हमें प्राइस लो रखना पड़ेगा ताकि हमारा माल ज्यादा बिके। तो वही है, हमें प्राइस बहुत कम करना पड़ा। अब क्या हुआ, क्वालिटी एट रीजनेबल प्राइस, मतलब जब प्राइस इतना कम हो गया तो अब जितने में वो चीज रियल में बिकनी चाहिए उतने में ही हमें मतलब सस्ते में क्वालिटी वाली चीज मिल जाएगी। क्योंकि खुद सोचो ना, अगर यही बंदा जैसे बाजार में क्या होता है, वो देख रहा है कि 10 रुपए किलो सामान बेच रहा है, तो सामने वाला क्या करता है, भैया हम 8 रुपए किलो बेच रहे हैं, दूसरा 6 रुपए किलो, कंपटीशन बढ़ रहा है तो आपके प्राइस घटते जा रहे हैं कि नहीं घटते जा रहे हैं। तो वही लिखा है क्वालिटी एट रीजनेबल प्राइस। अब उसके बाद है अगला पॉइंट, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब एक बात बताओ, आप सब कुछ खरीदते चले जाओगे तो क्या आपका लाइफ स्टाइल नहीं बढ़ेगा? आपको चीजें सस्ती मिलती जा रही हैं, आप अपना स्टैंडर्ड बढ़ाते जा रहे हो, तो आपका हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो रहा है ना, जीने का आपका स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि आप डेली नई नई चीजें खरीद रहे हो, आपकी फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, दैट मीन्स। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है डेफिशिएंसी एट प्लेस। इसका मतलब क्या है कि आपके जो गांव वगैरह हैं, गांव वगैरह में क्या आपकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है? नहीं, अभी भी ज्यादा नहीं है। जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह हो गया, अमेजोन वगैरह हो गए, क्या ये गांव में डिलीवरी करते हैं? अभी नहीं करते ना, तो उनके लिए अभी ये चीज डेफिशिएंट है, उनके लिए अभी ये चीज मतलब पूरी तरीके से नहीं आ पाई है। अब बात करते हैं कि स्मॉल प्रोड्यूसर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मोस्ट स्मॉल प्रोड्यूसर ने कैसे फेस किया। अब खुद सोचो, जब आपके एमएनसी आएगी तो स्मॉल प्रोड्यूसर के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फेज होगा कि नहीं होगा, कि भैया अब एमएनसी आ गई, अब मैं अपने प्राइस कितना कम रखूँ जो मेरा माल बिकेगा, या लोग तो उससे खरीदना पसंद करेंगे, मेरा माल महंगा है। बहुत चैलेंजिंग फेज हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी ना सॉल्व करने में से, कि हम किससे माल खरीदें किससे नहीं खरीदें, वही है आपका चैलेंजिंग फेज। उसके बाद टेक मनी लॉसेस। अब जब उनका बिजनेस ही नहीं हो रहा है, सब एमएनसी से सामान खरीद रहे हैं क्योंकि वो सस्ता है और क्वालिटी दे रहा है, तो आपका मनी में भी बहुत ज़्यादा लॉस होगा उस स्मॉल प्रोड्यूसर का। वो सोचे ना, स्मॉल प्रोड्यूसर का जब दुकान ही नहीं चल रही, जब उसका माल बिक ही नहीं रहा, तो उसको तो लॉस होंगे कि नहीं होंगे। तो वही चीज़ है, यही आपके इफेक्ट थे स्मॉल प्रोड्यूसर पे। अब बात करते हैं वर्कर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। वर्कर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपका काम करने का, है ना, मतलब एमएनसीज का आने का। आपकी नो जॉब सिक्योरिटी,
ये एमएनसी पता है क्या करती है, गवर्नमेंट जॉब में तो आपके पास सिक्योरिटी है कि हमें जॉब्स की ज़रूरत है, कि हमें पर मंथ काम मिलना ही मिलना है, सैलरी मिलनी ही मिलनी है, सब कुछ कंफर्म है। बट एमएनसीज में क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आज हमें काम है या 6 महीने का हमें काम है तो हमने हायर कर लिया, उसका 6 महीने बाद बंदे को निकाल दिया। तो ये होता है कि आपके पास जॉब सिक्योरिटी है कि एक बार आपकी जॉब लगे तो आप लाइफ टाइम के लिए उसमें सेटल हो गए, नहीं ना। तो यही है नो जॉब सिक्योरिटी, लो वेजेस। अब लो वेजेस का क्या मतलब है भैया, देखो आपका क्या हुआ, जब उनके पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आप खुद सोचो कि आपके जैसे आपको एक काम करवाना है, ठीक है, आपने प्राइस रखा 500 रुपये, है ना। अब आपके सामने आ गए 100 बंदे, आपको चाहिए कोई एक ही बंदा, तो आप क्या करोगे, आप सोचो क्यों ना मैं अपना सस्ते में काम चला लूँ, फिर आप बोलोगे 400 रुपये में करवाऊंगा मैं अपना काम। तो वो क्या करेंगे, उनमें से कुछ बंदे फिर भी आगे आ जाएंगे, भैया 400 कुछ नहीं मिल रहा है, इससे अच्छा 400 ही सही। तो इस तरीके से एमएनसी फायदा उठाती है और लो वेजेस में काम करवाती है, या आपके नॉर्मल बाकी कंपनीज में है लो वेजेस। और लो वेजेस से हम एक मतलब और भी समझ सकते हैं, जैसे कि एमएनसीज का काम पता है बहुत सस्ते में हो जाता है, क्योंकि उनके देश जो है वो डेवलप्ड है। तो उनके देश में एक लेबर क्लास भी, मान लो फॉर एग्जांपल लेते हैं, 1000 रुपीज मांग रहा है किसी काम करने को, बट इंडिया में वो लोग 500 में करा रहे हैं, 500 में। तो बट इंडिया वालों के लिए तो 500 भी बहुत ज़्यादा है ना, एक दिन का, है ना। लोग बोलते हैं कि इंडिया वालों के लिए तो 500 भी बहुत ज़्यादा है, बट एमएनसीज ने देखो, एमएनसी ने क्या किया, अपने 500 का नेट प्रॉफिट कर लिया कि नहीं कर लिया, 500 बचा लिए। क्योंकि अमेरिका में तो मान लो अमेरिका का एग्जांपल अगर आप लेते हो तो वहां पे 1000 रुपये मांग रहा है मतलब एक लेबर, और यहाँ पे 500 में काम हो जा रहा है। तो ये भी इसका मतलब हो सकता है। अगला पॉइंट है पॉपुलेशन इंक्रीज, कंपटीशन ऑल्सो इंक्रीज। एक बात बताओ, पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, तो एक ही काम करने के लिए पहले मान लो 10 बंदे खड़े थे, अब वही काम करने के लिए आपके पास 100 बंदे खड़े हैं, 1000 बंदे खड़े हैं। तो क्या कंपटीशन नहीं बढ़ता जा रहा है कि अब किसको चुना जाए, है ना। पहले आप लोगों ने देखा था गवर्नमेंट जॉब होती है वो 8th पास या 10th पास पे लग जाते थे, बट आज आप लोग सब जानते हो, है ना, कि कितने कितने राउंड्स होते हैं, कितना टफ हो गया कंपटीशन, है ना। वो सब हुआ है पॉपुलेशन इंक्रीज होने से। अब अगला टॉपिक है स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या है कि अब हमारी गवर्नमेंट क्या करती है कि फॉरेनर्स को ना, जो आपके एमएनसीज वाले, उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे देश में आके कंपनी लगाओ। माना स्मॉल प्रोड्यूसर का लॉस है, बट ओवरऑल देखा जाए तो फायदा कितना ज़्यादा है। नो जॉब सिक्योरिटी है, चलो ठीक है, बट एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए तो जॉब मिल रही है ना। बट इंडिया में तो अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है कि आपको कुछ टाइम के लिए भी जॉब नहीं मिल रही है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आप हमारे देश में आओ और अपनी कंपनीज को सेटअप करो। अब कैसे करती है देखो, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ ये बनाया। अब इसका क्या मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट कहती है कि आप आओ, उसको एक खाली जगह दी जाती है, मतलब सस्ते रेट में, और उससे बोला जाता है भैया हम आपको इलेक्ट्रिसिटी और आपकी बाकी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करेंगे और आपसे 5 साल के लिए टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये सब आता है SEZ के अंडर, ठीक है। अब आप खुद सोचो, आप गए किसी देश में कंपनी लगाने, आपसे बोला जाए भैया आपसे 5 साल तक आराम से बैठ के इनकम करो, आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, तो हर एमएनसी सोचेगी भैया तो बहुत बढ़िया डील है यार, कोई टैक्स ही नहीं देना पड़ रहा। तो ये सब अट्रैक्ट करने के तरीके हैं, क्योंकि एक बार एमएनसी अगर हमारे यहाँ सेटअप हो गई तो फिर वो अपना लेके थोड़ी जाएगा वापस, 5 साल बाद फिर वो टैक्स भी पे करेगा और हमारा अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। अभी जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे क्या हुआ था अभी कि फेयर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता है, कभी कभी जैसे कोई भी बंदा एक दूसरे को चीट करता है, फ्रॉड करता है, ये सब करता है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमने कुछ रूल्स बनाए, मतलब हमने नहीं, सॉरी, हाँ, WTO ने, और बोला कि आपका दोनों पार्टीज का फायदा होना चाहिए। दोनों पार्टीज बोले तो एमएनसी वाले का भी और इस देश का भी फायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ आप अपना प्रॉफिट लेके चले जाओ, या जिस देश में आप कंपनी सेटअप कर रहे हो सिर्फ उसका फायदा हो। मतलब फेयर ट्रेड होना चाहिए आपका। फेयर मतलब इंसाफ वाला, है ना, कि किसी का लॉस नहीं होना चाहिए, दोनों के साथ इक्वालिटी होनी चाहिए, और आपका जैसे फेयर ट्रेड होना चाहिए, फेयर ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, दोनों का आपका प्रॉफिट लॉस बराबर होना चाहिए, है ना। लॉस तो वैसे इंडिया नहीं झेलेगी ना, क्योंकि उसको टैक्स तो पे करना ही करना है ना। तो आई थिंक ग्लोबलाइजेशन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ग्लोबलाइजेशन को अगर हम समराइज करें तो कुल मिला के यही चीज देखी है हमने इस चैप्टर में, कि आप दूसरे देश के साथ क्या बिजनेस कर रहे हो, उसके लॉसेस क्या है, फायदे क्या है, एक देश पे क्या फर्क पड़ रहा है, दूसरे देश पे क्या फर्क पड़ रहा है, उसके वर्कर्स, स्मॉल प्रोड्यूसर, इन सब पे क्या क्या फर्क पड़ रहा है। रियल में यही था हमारा ग्लोबलाइजेशन चैप्टर, है ना। और हाँ,
एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए मतलब न्यूज़ है, देखो पता है क्या, सेकंड चैप्टर को जब मैं टीच कर रहा था उस टाइम हमारा एक टॉपिक छूट गया था, जीडीपी एंड जीएनपी। ये टॉपिक एक्चुअली मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल से कराया है, अगर आपका मिस होता है आप उस वीडियो से कवर अप कर सकते हो, ठीक है। नाउ हमारा इकोनॉमिक्स खत्म होता है आज, है ना। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।